हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू स्मार्ट प्रेप टेट क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2019 का। ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, क्योंकि भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग न होकर अन्य चीज़ों के लिए भी उपयोग होता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो भूमि का उपयोग केवल स्थलाकृति नहीं निर्धारित करती, बल्कि अन्य दशाएं भी होती हैं जो भूमि उपयोग को निर्धारित करती हैं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, यानी रक्षक मेखलाएं जो होती हैं वो किस चीज़ में मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, या मृदा में नमी बनाए रखने में, या मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। ये जो रक्षक मेखलाएं होती हैं वो किस चीज़ में मदद करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, यानी मृदा के आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट, उच्चावच, सेकंड, समय, थर्ड, वनस्पति जात प्राणी जात, फोर्थ, जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा समय, यानी मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय निर्धारित करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृदा के निर्माण में अनेकों वर्षों का समय लगता है। मृदा धीरे धीरे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मृदा का निर्माण होता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। और इसीलिए मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय पर निर्भर करती है, यानी जितनी पुरानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट, उच्चावच, सेकंड, समय, थर्ड, वनस्पति जात प्राणी जात, फोर्थ है जलवायु। यानी मृदा परिच्छेदिका जो होती है उसकी मोटाई कौन निर्धारित करता है? तो इसकी मोटाई समय निर्धारित करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृदा के निर्माण में अनेकों वर्षों का समय लगता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मृदा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, यानी वास्तविक संसाधन और संभाव्य, वास्तविक वे हैं जिनकी खोज की जा चुकी है और संभाव्य वे हैं जो भविष्य में संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। सेकेंड है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, यानी वो समाप्त होने के बाद उनको फिर से निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, यानी जो जीवाश्म से हैं, कोयला, ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। और नवीकरणीय संसाधन में आपके पवन, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं जिन्हें हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन वे होते हैं जो जीव जंतु या
पेड़ पौधों के जीवाश्मों से बने होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम है, तो ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन भी होते हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। फोर्थ है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन यानी जो सभी जगह उपलब्ध हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। और दूसरा होता है स्थानिक संसाधन, जो किसी एक एरिया में पाए जाते हैं, यानी जो किसी लोकल एरिया में विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, न कि सभी जगह पे पाए जाते हैं। तो वितरण के आधार पर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, यानी जो विविध समाज है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं असमानताएं पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं और असमानताओं की बात की गई है, जिनका मतलब एक ही होता है, यानी विभिन्नता हो या असमानता हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड है, संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। ये ऑप्शन सही है, यानी विविध संस्कृति में, विविध समाज में संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं हों। ये भी सही है, यानी किसी समाज में केवल विभिन्नताएं और केवल समानताएं नहीं होती हैं। जो विविध समाज होता है उसमें समानताएं भी होती हैं और विभिन्नताएं भी होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि विविध समाज वो है जिसमें विभिन्नताएं भी हों और समानताएं भी हों, केवल समानता ना हो और ना केवल विभिन्नता हो, दोनों जिसमें हो वो विविध समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको कौन सा कथन चुनौती देता है। तो हम एवरी ईयर देखते हैं कि सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन जेंडर रूढ़िबद्धता यानी लिंग रूढ़िबद्धता या जेंडर स्टीरियोटाइप से ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। ये एक आम धारणा होती है, जो कि इसका सही आंसर नहीं होगा। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। थर्ड है, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। फोर्थ है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लिंग रूढ़िबद्धता क्या होता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। तो लिंग रूढ़िबद्धता एक धारणा है जो प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसके पीछे तर्क की प्रधानता ना होकर एक प्राचीन समय से चली आ रही है, इस बात पे निर्भर करता है कि ये हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो महिलाओं के बारे में अक्सर नहीं कहा जाता है। तो वही कथन जेंडर रूढ़िबद्धता की जो धारणा है उसको चुनौती देता है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि महिलाएं भावुक होती हैं, फैशन परस्त होती हैं और महिलाएं पालन पोषण अच्छे से करती हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देता है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, क्योंकि ऐसा समाज में प्राचीन समय से माना नहीं जा रहा है, यानी ये प्राचीन समय से चली आ रही धारणा नहीं है कि महिलाएं एक जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो यही कथन लिंग रूढ़िबद्धता की जो धारणा है उसको चुनौती देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है, यानी जो सफ्रेज मूवमेंट हुआ था महिलाओं के लिए वोट के अधिकार का, यानी राइट टू वोट जो महिलाओं को भी दिया जाए, इसकी मांग के साथ जो आंदोलन हुआ था उसकी मुख्य मांग क्या थी। फर्स्ट, महिलाओं के लिए मताधिकार।
सेकेंड, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। फोर्थ है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो जैसा आप शब्द से ही जान रहे हैं, नारी मताधिकार यानी महिलाओं के लिए मताधिकार। तो इसका सही आंसर होगा कि नारी मताधिकार आंदोलन से यानी नारी मताधिकार आंदोलनकारी जो थे उन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार की बात की थी। और ये मूवमेंट पाश्चात्य देशों में हुआ था, क्योंकि भारत में तो संविधान लागू होने के समय से ही मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। यानी सब भारत के प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क हो यानी जो 18+ हो उसे मताधिकार का अधिकार दिया गया था। मताधिकार के अधिकार प्रदान करने में किसी भी प्रकार के समाज, लिंग, धर्म या अन्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी जो जातक कथाएं हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म में संबंधित हैं, तो देख लेते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उन्हें संकलन किया गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म इसे क्यों संकलित करेगा। थर्ड है, इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो ये कथन भी सही नहीं है, क्योंकि इसे सामान्य लोगों ने संकलित नहीं किया था। फोर्थ है, इसकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी। तो हमने पीछे जाना कि जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म में संबंधित है, मतलब जैन धर्म के साधु इस द्वारा इसका संकलन नहीं किया गया था। तो फिर इसका सही ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि यही ऑप्शन है जो बचता है 3 ऑप्शन के गलत हो जाने के बाद, कि ये सामान्य लोगों द्वारा कंपोज की गई थी और इसको लिखा था बौद्ध भिक्षुओं ने और इसे संकलित भी बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी से संबंधित। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार में से कौन सा सही है। यानी जो आईने अकबरी है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में पहली जिल्द है। मतलब अकबरनामा बुक जो अबुल फजल ने लिखी थी उसकी अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में बटी है, उसकी पहली जिल्द है ये। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि आईने अकबरी अकबरनामा की पहली जिल्द ना होकर तीसरी जिल्द है, यानी ये अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है। यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें पूर्वजों और घटनाओं का विवरण इसमें ना होकर अकबरनामा में दिया गया है। थर्ड है, यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। तो हमने जाना कि अकबरनामा और आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का ही भाग है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, ना कि मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो गुरुमुखी क्या है? गुरुमुखी एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। तो वो कौन से गुरु थे जिन्होंने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को भी संकलित किया और अपनी भी रचनाओं को संकलित किया गुरुमुखी लिपि में? तो इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद। यानी जो गुरु अंगद थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ, एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने शुभारंभ किया था गुरुमुखी लिपि का। यानी गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे और गुरुमुखी लिपि में ही इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का और अपनी रचनाओं का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। सूची ए में है कृषि श्रमिक, यानी जो कृषि से संबंधित श्रमिक हैं वो किस प्रकार का ऋण लेंगे? तो
जो कृषि से संबंधित श्रमिक हैं वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग से संबंधित ऋण लेंगे। बी है बड़े किसान, यानी जो बड़े किसान हैं, मतलब जो बड़े किसान हैं वो कृषि संसाधन संयंत्रों के लिए सरकारी ऋण लेंगे, क्योंकि उनके पास इन्हें प्रयोग करने के लिए संसाधन भी अधिक होंगे, तो वो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेंगे। और जो मध्यम किसान हैं वो उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के लिए ऋण लेंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती है बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। यानी जो टमाटर उगाने से लेकर उसका केचप बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको आगे पीछे करके लिखा गया है, जिसे व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। यानी जो सोना है, सोना एक व्यक्ति का नाम है, पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी ऑप्शन है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। यानी इसे हमें व्यवस्थित करना है कि ये पूरी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है। यानी इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो हम जैसे देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि किसान टमाटर का बीज किसी स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा और उसे खेत में उगाएगा जिससे टमाटर होंगे। तो इस फर्स्ट नंबर जो होगा वो बी होगा, यानी किसान स्थानीय व्यापारी से टमाटर का बीज खरीदता है। सेकेंड है, टमाटर उगाने के बाद वो किसी थोक व्यापारी को टमाटर बेच देता है जिसे थोक व्यापारी ले जाकर सब्जी मंडी में बोली लगाता है। तो सेकेंड नंबर होगा, यानी दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो सी है। तीसरे नंबर का उसके बाद थोक विक्रेता को बेचने के बाद थोक विक्रेता टमाटर को आगे ले जाके बेचेगा। यानी एक छोटे शहर की जब वो सब्जी मंडी में बोली लगा के बेचेगा तो एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। मतलब वो जो बेचता है तो एक छोटी इकाई टमाटरों को खरीदती है। यानी थर्ड पे होगा डी। उसके बाद जो इकाई है वो टमाटरों का केचप बनाती है और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाती है। यानी किसान टमाटर को उगाता है, उसे थोक विक्रेता के पास बेचता है, थोक विक्रेता ले जाकर उसे केचप बनाने वाली कंपनियों या किसी इकाई को बेचती हैं और कंपनी केचप बनाकर उसे दुकान तक सप्लाई करती है और दुकानदार जो होता है वो केचप को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी, डी, ई और ए। मतलब फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है, तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट होती है वो किसी भी राज्य की अपील करने की सर्वोच्च संस्था होती है और देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 214 में है। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, कोई भी राजनीतिक दल जिनके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। तो ये ऑप्शन
सही नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल कितने भी सदस्य होने पर सरकार नहीं बना सकता है, बल्कि सरकार वो दल बनाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी 50% से अधिक सीटें जिसके पास रहती हैं, जिसे बहुमत प्राप्त होता है, सरकार उसके द्वारा बनाई जाती है, न कि किसी भी दल के द्वारा और कितने भी सदस्य होने पर। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं। बी ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ये ऑप्शन सही है। मतलब संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी वो कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय राज्य को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है, यानी भारतीय राज्य को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है भारतीय केंद्रीय सरकार। तो भारतीय राज्य से तात्पर्य केवल केंद्र सरकार से ना होकर अन्य संस्थाओं से भी है। केंद्र सरकार के अलावा अन्य अनेक संस्थाएं और होती हैं जो इंडियन पॉलिटी है उसे व्यवस्थित रखती हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को संचालित करती हैं। सेकेंड है भारतीय अधिकारी तंत्र। तो भारतीय राज्य में केवल अधिकारी तंत्र नहीं आते, बल्कि अनेक और जो अन्य इकाइयां हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। कोई भी राज्य सरकार, तो यहाँ भारतीय राज्य की बात की जा रही है, इसलिए इसका तात्पर्य किसी भी राज्य सरकार से नहीं होगा, क्योंकि राज्य भारतीय राज्य का एक हिस्सा होते हैं, न कि भारतीय राज्य होते हैं, बल्कि भारतीय राज्य का एक अंग होते हैं राज्य। फोर्थ है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यानी भारतीय राज्य से तात्पर्य है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ए, बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हमें इतिहास का अध्यापन करते वक्त बहुप्रदर्शनों यानी जो विविध प्रकार के का रिप्रेजेंटेशन है उसे स्थान देना चाहिए, और ऐतिहासिक विविधता का भाव भी निर्माण करना चाहिए। विविधता में एकता का भाव निर्माण करना चाहिए इतिहास का अध्यापन करते समय। तो ये ऑप्शन तो सही है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। मतलब विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते समय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उनके अनुभवों के साथ जोड़ना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। मतलब कौन से 2 कथन वो हैं जो गलत हैं, उन्हें पहचान के आपको लिखना है। ए, वैज्ञानिक जांच के प्रकृति और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया सकता है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी एक विज्ञान है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाती है सामाजिक विज्ञान में, बल्कि अन्य परिप्रेक्ष्यों के आधार को ध्यान रखते हुए भी अध्यापन कराया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है सी, सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान में मेनली 4 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल,
राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, जिसे सिविक्स भी बोलते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र। तो 4 सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को पढ़ाने की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती है, ना कि प्रत्येक सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सूचना को ज्ञान नहीं माना जाता, यानी किसी को इन्फॉर्मेशन देना नॉलेज नहीं है, सूचना ज्ञान नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। बच्चे को सूचना प्रदान कर देना, किसी तथ्य को रटा देना ज्ञान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी, मतलब बी और सी ऑप्शन गलत हैं, बाकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। मतलब जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका है उसका कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ कराना, कंठस्थ कराने पे हमें बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, यानी जहाँ रोट लर्निंग की बात आए तो वहाँ ऑप्शन ये गलत हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से हमें कंठस्थ कराने पर, यानी रोट लर्निंग या रट्टा मरवाने पर जोर नहीं देना है। सेकंड है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। थर्ड है पाठ्यचर्या को पूरा करना। तो हमें केवल सिलेबस को कंप्लीट करने पर भी जोर नहीं देना है कि केवल करिकुलम कंप्लीट कर दो, तो इस पर भी हमें जोर नहीं देना है। बच्चे का सीखना इम्पोर्टेंट रखता है, न कि सिलेबस को कंप्लीट करना। फोर्थ है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो हमें एग्ज़ाम पर भी जोर नहीं देना, बल्कि बच्चे को सीखने का माहौल देना है, उसे अवसर देना है कि वो सीख सके, न कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष महत्व, यानी हमें कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है ताकि बच्चा उसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। यानी कौन सी वो उपागम है जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनको विकसित करते समय प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उसमें केस स्टडी और वास्तविक जीवन की घटनाओं का उदाहरण देकर पढ़ाया जाता है, और हमें आसपास की जो घटनाएं हैं, आसपास के वातावरण से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए होते हैं, जिससे हम उससे रिलेट करके अपने अनुभव को और विकसित करते हैं। तो इसका फर्स्ट यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, बी है तथ्यों और अंकों का स्मरण आधारित सीखना। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि स्मरण यानी जब याद करने की बात हो, रोट मेमोराइजेशन की बात हो, यानी रट्टा लगाने की बात हो, तो हमें इस पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। याद करवाने पर जोर ना देकर समझने पर जोर देना है कि बच्चे को समझ में आए, ना कि वो रट ले उसको। तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा केवल ए। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।